अस्सलाम वालेकुम, बोलो जनाब। मैं बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूँ असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। सर क्या हाल है? सर बहुत अच्छे हाल है। मैंने सुना है कि सब हालात ठीक हो गए हैं, अब ऑस्टेरिटी की ज़रूरत नहीं है और मैं अब जो चाहे करूं। सर ये तो देखें, हर शख्स को हमेशा से इजाज़त है कि वो जो चाहे करे कानूनी हदूद के अंदर रहते हुए। लेकिन हुआ सिर्फ ये था कि ये जंगी मामलात के अंदर जो है 10 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने ही ये ऑर्डर दिया था जी कि ऑस्टेरिटी मेजर्स लिए जाएंगे, मोटरवे की स्पीड हो जाए, टाइमिंग्स हो जाए, कुछ हो जाए। फिर सूबों ने अपना अपना एक्शन लिया, इसके अंदर कुछ चेंजेस होते रहे। तो सर हैप्पी टू रिपोर्ट के चीज़ें उनको लग रही हैं कि आउटलुक बेहतर आ गया है। कल ही हम गुफ्तगू कर रहे थे इस चीज़ के ऊपर कि एक साइनिंग जो है मुतवक्के है। अभी भी वो साइन जो है आज हमें पता चला है कि किसी टाइम होगी, वो ई साइनिंग हो रही है उसकी, जो एक एग्रीमेंट है, इस्लामाबाद मेमोरेंडम है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिन पहले ही कह दिया कि कल के रोज़ 15 तारीख को जो ऑस्टेरिटी मेजर्स हैं वो लिफ्ट हो जाएंगे तमाम मुल्क के ऊपर से। बेसिकली जो ऑस्टेरिटी के ऊपर मामला थे उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये 15 कल के रोज़ से लिफ्ट हो जाएंगे। अच्छा, अगेन मेरा तो ये ख्याल था, जाहिर है वो अब गलत ही साबित हो गया कि वो जो सुप्रीम कोर्ट है वो अपने हद तक जो उनके ऑस्टेरिटी मेजर्स थे उनको वो ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि बाकी तो सारे शायद हुकूमत की तरफ से ही आए थे। तो लेकिन अगर जाहिर है आइन की तशरीह तो सुप्रीम कोर्ट नहीं करनी होती है, तो अगर उन्होंने ये कह दिया है तो ज़बरदस्त बात है। आजकल सुन रहे हैं कि एनी डे, बल्कि एनी मोमेंट, शायद आज रात 9 बजे सुलह हो जाए और सारा कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाए। पर नंबर एक चीज़ क्या हो चुकी है, नंबर दो चीज़ क्या ये जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा तो अगले ही दिन इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल सस्ता हो जाएगा? क्या वो जो पेट्रोल सस्ता होगा उसका वो उसके जो ट्रांसलेशन है वो पाकिस्तान तक, मतलब उससे ही अगले दिन पाकिस्तान में भी कीमतों में फ़र्क आ जाएगा? तो अगेन मतलब वो जो टाइमिंग थी जिसमें ये फैसले किए गए और अब जो टाइमिंग है जिसमें फैसले किए गए कि हमें ऑस्टेरिटी ड्राइव की ज़रूरत नहीं है, थोड़े से स्ट्रेंज फॉर मी, बट चले। हाँ गुड। सर, देखिए ऑस्टेरिटी मेजर्स जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के अपने भी हैं, वो उनके ऊपर भी लिफ्टिंग है। मुल्क के अंदर जो मामलात हैं उसके अंदर भी हम देखेंगे कि एक ईज़ जो है वो पैदा होएगी। लेकिन देखिए सुप्रीम कोर्ट्स और जो हमारी दूसरी खबर है आज की, उसके अंदर देखें कोर्ट्स तो जा रहे हैं छुट्टियों के ऊपर। अब तमाम कोर्ट्स जो हैं तो उनके ऊपर तो ऑस्टेरिटी जो लिफ्टिंग होनी है वो लिफ्टिंग हो जाएगी। बाकी ये जो स्पीड और जो बाकी मामलात हैं उनको जो है जो भी चीज़ें जैसे आगे चलेंगी उसके ऊपर हम देखेंगे। लेकिन सर एक चीज़ के अंदर देखें आपके जो इस वक्त पेट्रोल प्राइसेस की सूरत हाल है। एक तो देखें ना, जो लोग जा रहे हैं मोटरवे पे, जिनको मैं जानता हूँ, वो ये कहते हैं जी कि हम तो 3 से 4 चलान बर्दाश्त करके हम 120 जो है 130 की स्पीड जो हम कर जाते हैं और हम 3-4 चलान अपने करवा लेते हैं, क्योंकि जो थ्रेशोल्ड है वो ऊपर का है कि जिसके ऊपर गाड़ी बंद कर लेते हैं आपकी। तो लोगों को आप ये भी देखें कि पाकिस्तान उन मुल्कों में अब शुमार होना शुरू हो गया है जहाँ पे हम देखें बात करते हैं जी पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है, काम चीज़ें जो है इधर से उधर मूव होनी है, उसके अंदर डीजल एक बहुत बड़ी कॉस्ट है। पाकिस्तान के अंदर अगर आप ऑटो मार्केट देखें, बजट के अलावा भी देखें, तो यहाँ पे कौन सी कुछ सेडान है जो डीजल ओरिएंटेड बिकती है? यहाँ पे बहुत कम है। यहाँ पे तो सारी जो डीजल की आपकी कंजम्पशन है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर है। लेकिन यहाँ पे जो डीजल की कीमत है इस वक्त अगर हम बात करें तो वो डीजल की महंगी, और मुल्कों में भी ऐसी सूरत हाल है, क्रिएट हुई होगी। लेकिन जब हम बात करते हैं जी कि जो डीजल है और सॉरी जो आपकी ट्रांसपोर्ट है, चीज़ें लॉजिस्टिक्स हैं, चीज़ें इधर से उधर जानी है, पूरे मुल्क के अंदर सफ़र करना है, उसके अंदर डीजल को कभी इस मुल्क के अंदर मैंने इस तरह नहीं देखा कि जी कि डीजल बहुत कम है। पेट्रोल हमेशा जो है वो आपका एक इक्विवेलेंसी बड़े सालों से पैदा हुई हुई है। तो इस तरह कैसे काम चलेगा कि जी आप अगर उस चीज़ को फ़रोग ही नहीं देंगे जी डीजल की प्राइस किस तरह कम करेंगे, उस सब्सिडी उसके ऊपर दें। यहाँ पे हमेशा सब्सिडी की जब बात होती है तो वो एक ओवरऑल सब्सिडी होती है जी, तमाम फ्यूल के ऊपर सब्सिडी देंगे। हालांकि पेट्रोल और डीजल आई थिंक इस मुल्क में अब इस्टेब्लिश हो चुका है कि डीजल जो है एक अलग कैटेगरी ऑफ गाड़ी में इस्तेमाल होता है, पेट्रोल जो है अलग कैटेगरी में होता है। तो ये डिवीजन जो है ये करना ही बहुत ज़रूरी है। सर अब असल में बात यह है कि पानी सर से ऊपर हो चुका है, अब हमारे पास फिजिकल स्पेस ही नहीं है, हम किसी किस्म का भी सर्कुलर डेट मज़ीद बर्दाश्त कर ही नहीं सकते। सो अब जो आप बात करते हैं सब्सिडी की, वो ना पेट्रोल पे हो सकती है ना डीजल पे हो सकती है। और एक लिहाज से ये अच्छा भी है, उसकी वजह ये है कि हमने को 72 साल सब्सिडीज़ दे के देखा है एनर्जी के ऊपर, और उसके नताइज कोई ज़्यादा अच्छे नहीं निकले, नंबर एक। नंबर दो, यहाँ पर आप किसी एक फ्यूल पे आप सब्सिडी देंगे तो उसके बाद आपको पता लगेगा कि थोड़े दिन बाद लोगों ने जो है वो उस तरह की गाड़ियाँ परचेज़ करनी शुरू कर दी हैं। और नंबर तीन जो है वो बुनियादी तौर पे चीज़ यही है कि आप जो देखें, जो आप बात कर रहे हैं कि जी वो ट्रैक्टर में क्या इस्तेमाल होता है और जी वो सोइंग में क्या इस्तेमाल होता है, और वो मतलब
आप करते करते देखें बात यहाँ पे पहुँच गई है कि यहाँ पे हम अपना अनाज तक उगा नहीं सकते। हम दालें इंपोर्ट कर रहे हैं, हम तेल इंपोर्ट कर रहे हैं, हम चाय इंपोर्ट कर रहे हैं, मतलब आप हम गंदम तक इंपोर्ट कर रहे हैं। तो अब तो बेसिकली IMF थैंकफुली हम उनके प्रोग्राम में हैं और वो हमसे जो है वो फिस्कल टाइटनिंग के थ्रू हमारे जो क्या कहते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट हो जाए, ट्रेड डेफिसिट हो जाए, इस तरह की चीज़ों को वो नैरो कर रहे हैं। तो इसमें तो गुंजाइश ही नहीं है सब्सिडीज़ की। तो ये चीज़ अब जैसे भी है इसके बारे में कुछ हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। बाकी सर बिल्कुल देखते हैं सर, जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो बात आई है कि वो लिफ्ट कर रहे हैं अपने ऊपर से जो उनकी थी ऑस्टेरिटी की मेजर्स। अब बाकी मुल्क जो है ये साइनिंग भी हो जाए, उसके बाद कैसे कैसे ये चीज़ें सारी प्रोग्रेस करती हैं उसको हम देखेंगे। लेकिन सर इससे एक और ही लिंक्ड, स्लाइटली लिंक्ड बात कि पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है उसके बायस क्या और चीज़ें हो रही हैं दुनिया के अंदर, जो लोग सफ़र करते हैं, बाहर जाते हैं काम काज के लिए, उस चीज़ के लिए, उसके कुछ स्टेटिस्टिक्स जो हैं हमारे पास आए हैं जो बड़े हैरानकुन हैं, जिसमें कहा जाता है कि जी जो अज़रबैजान जाने वाले 7,000 ऐसे पाकिस्तानी हैं जो वापस नहीं आए, 580 ऐसे पाकिस्तानी जो बेलारूस जाने के बाद वतन वापस नहीं आए, और उसके अलावा 10,000 पाकिस्तानियों ने बरतानिया जाके पनाह मांग ली। तो ये सर अगर आप थोड़ा टोटल फिगर आप अगर करें सिर्फ इन जो स्टेटिस्टिक्स तो 17,580 लोग ऐसा है जो मुल्क से गए और मतलब रवा साल, और उसके बाद वो वापस नहीं आए फॉर डिफरेंट रीज़न। कुछ बेलारूस चले गए, अज़रबैजान रहने का फैसला करिए, ब्रिटेन जाकर उन्होंने पनाह मांग ली वहाँ पे। अब ये एक स्टेटिस्टिक है जो कि हम हर साल देखते हैं बदरीज बढ़ता जा रहा है। अब इसके ऊपर एक गवर्नमेंट का भी एक फोकस होना चाहिए कि आया यहाँ पे क्या सूरत हाल क्रिएट हुई इन लोगों के लिए कि उन्होंने एक बुनियादी तौर पे फैसला किया कि हम जाएंगे तो हम वापस नहीं आएंगे। इसमें मुझे याद है कि मोहसिन नकवी साहब बतौर इंटीरियर मिनिस्टर उन्होंने एयरपोर्ट्स वगैरह पे काफ़ी स्क्रूटनी इन्हांस कर दी थी। जो लोग कुछ मुल्कों में जा रहे थे पासपोर्ट चेक कर रहे थे, वो कुछ लोगों को नहीं जाने दिया, कुछ लोगों को रोक लिया। और एक भी वीडियो ऐसी थी कि शख्स ड्राइवरी करने जा रहा था, उसको ड्राइविंग लाइसेंस ही नहीं था। सो ये चीज़ें जो हैं ये बढ़ती जा रही हैं। तो एक वक्त आएगा जब यहाँ पे इनमें से ये अहाता करना कि जी स्किल्ड लेबर कौन सी इनमें से थी, अनस्किल्ड लेबर कौन सी थी, ये बड़ा मुश्किल है। लेकिन ये फैक्चुअली ये बात ये बड़ी हैरानकुन है कि आपके इतने सारे लोग जो हैं वो फैसला कर रहे हैं कि जी हम अगर जाएंगे तो हम वापस नहीं आएंगे। और फिर जाहिर है उसके एक तो पाकिस्तान की हद तक मसले मसाइल, दूसरा आपकी अपनी रिलेशनशिप उस मुल्क के साथ, मतलब अज़रबैजान के साथ अभी आपकी बड़ी एक स्मूथ वीज़ा पॉलिसी है, लोग बाकू शाकू वगैरह सब कुछ जो है वो जा सकते हैं। लेकिन अगर वो कहें जी 7,000 बंदा आपका यहाँ पे आया है और उसमें 7,000 बंदा यहाँ पे गया ही नहीं यहाँ से, तो ये बड़ी हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक बात है कि हम ज़ाहिर सारी कॉस्ट इनकर होती है ना हर चीज़ के ऊपर। अब ये बेलारूस, अज़रबैजान, ब्रिटेन में जो लोग गए हैं, स्टेट पर एक कॉस्ट इनकर करती है। एक शख्स उनके मुल्क में मौजूद है और वो उसके ऊपर कहीं ना कहीं जो है वो फिगर एक चल रहा है, मीटर डाउन है, और वो लोग वापस नहीं आ रहे। फिर अगर एक्सट्रेडिशन का मामला पैदा हो जाएगी, जी हमने निशानदेही कर ली 7,000 में से 1,000 लोग उनको वापस भेजने हैं, तो वो लोग अपने खर्चे पे थोड़ी वापस आएंगे। सो ये सारे डायनामिक्स जो होते हैं इसके अंदर पर आपकी ना डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स ख़राब होती हैं। सो इसके ऊपर गवर्नमेंट को एक नज़रसानी करनी चाहिए कि ये क्यों हो रहा है, नंबर 1, और दूसरे इसको रोकना कैसे है। जी बिल्कुल, ज़ाहिर है उससे पाकिस्तान का जो पासपोर्ट का नंबर है वो नीचे आएगा। आप, मैं, हम सब सफ़र करेंगे। लेकिन ऑन दी अदर हैंड मतलब अगर आप ये सोचें कि जी लोगों को क्या मजबूरी है कि वो ऐसा कर रहे हैं हमारे बचपन में या लड़कपन में भी बड़ा अच्छा माहौल मतलब इस तरह से था कि होना तो नहीं चाहिए था, लेकिन वो होता था कोई शख्स अगर अमेरिका पहुंच गया है या कनाडा पहुंच गया है तो उसका अगर स्टेटस इलीगल का भी है तो जाहिर है ज़िंदगी मुश्किल तो होगी, बीमार होगा, शायद इलाज के लिए अस्पताल नहीं जा सकेगा, लेकिन बहरहाल अदरवाइज़ उसकी एक मुनासिब सी ज़िंदगी गुजर जाएगी। अब तो हम जानते हैं कि अमेरिका और कनाडा में भी अगर कोई शख्स इलीगल रह रहा है तो उसकी ज़िंदगी कितनी मुश्किल है। उसको वहाँ पर जॉब नहीं मिलेगी, जो मिलेगी वो बहुत अंडर पे करेंगे, उसके लिए हाउसिंग बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, हर चीज़ ही उसके लिए प्रॉब्लम है, हर वक्त पीछे आइस घूमती फिर रही है। सो इसके बावजूद लोगों का ये सोचना कि खैर है हम यहाँ से चलते हैं और वहाँ हम इलीगल रह लेंगे। और ये तो मैं आपको बताऊं कि अमेरिका इंग्लैंड की अमेरिका कनाडा की बात कर रहा हूँ जो कि जिनके पास लैंड बहुत ज़्यादा है। आपने जिन ममालिक के नाम लिए हैं वो तो इतने बड़े भी नहीं हैं, तो वहाँ पर तो इलीगल रहना, वहाँ पर पता नहीं कमाने के कितने मौके हैं। सो ज़िंदगी वहाँ पर बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। लेकिन फिर भी इन्होंने सोचा कि नहीं, यहाँ से निकल जाएंगे, चाहे उधर जाके ज़िंदगी जितनी मर्जी मुश्किल हो जाए। उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए, एक तो ये कि
यहाँ पे मतलब अगेन दोनों साइड पे बहुत अच्छे आर्गूमेंट्स हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि ठेले वालों के ख़िलाफ़, रेडी वालों के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन चल रहा है। अच्छा, अब वो हुकूमत एक तरफ बिल्कुल ठीक कहती है कि जी ये इलीगल है, रास्ते ब्लॉक होते हैं, किसी और की दुकान ब्लॉक होती है। ऑन दी अदर हैंड ठेले वाला कहता है जी ये दुकान वाले को मैं पैसे देता हूँ, दुकान वाले को कोई इतराज़ नहीं है कि मैं उसके सामने खड़ा हूँ। अच्छा, अब ट्रैफिक के लिए सड़क तो हो गई है ऐसी, लेकिन वो कोई घर पे 4-5 पेट हैं जो पाल रहे हैं। अब इसमें ठीक है, हुकूमत का राइट है वो हटा दे, लेकिन वो फिर उसकी जगह पे क्या करें, कौन से रोज़गार के मौके हैं जो यहाँ पे हैं। सो बुनियादी बात यही है, हमारा ऊपर से एक नफसियाती भी मुझे लगता है प्रॉब्लम है। जिसने भी कारोबार करना है ना, वो बहुत बड़ा सोचता है। हर किसी ने ना ग्लोबल चेन बनना है। हम इस तरह से नहीं सोचते कि यार हमको ऐसा काम करें जो छोटा हो, कि हम दिन में 8-10 लोगों को एंटरटेन कर दें, सर्विस कर दें और उसके नतीजे में हमारा एक डिसेंट सा हाउस होल्ड चल जाए। हम सारे सोचते भी बहुत बड़ा हैं और छोटा काम भी नहीं करना चाहते। बड़े मौके यहाँ पे है नहीं है। ये जो अभी बजट आया है उससे साबित हो गया कि सरकार इज़ ऑल्सो रनिंग आउट ऑफ आइडियाज़। तो ये उसके नतीजे में ये सारा कुछ होगा और ये सारा कुछ जो है ये सरकार के लिए भी नुकसानदेह है, वो लोग जो ये कर रहे हैं उनके लिए भी नुकसानदेह है, और ऐसे तमाम हजरात जो यहाँ से लीगली बाहर जाना चाहते हैं फॉर सैर, फॉर वर्क, उनके लिए भी नुकसानदेह है। बिल्कुल सर। और देखिए इसकी एक मिसाल जो है हमारे पास मौजूद है कि कभी ये नहीं था सोचा किसी ने कि जी दुबई जो है वो इनएक्सेसिबल हो जाएगा लोगों के लिए, पाकिस्तानियों के लिए, लेकिन हो गया। और उसकी वजूहात जो हैं उनको काफ़ी एक हद तक हमसे छुपाया भी गया हुकूमत की तरफ से कि नहीं जी कोई मसला नहीं है, वीज़े तो लग रहे हैं, ये वो। हमें पता है वीज़ों का एक इशू है, नज़र आता है। तो उसकी वजह क्या बनी? एक तो देखें, उन्होंने कहा जी कि जो बैगिंग है वो एक बहुत बड़ा इशू था यूएई के लिए, और उसकी वजह से किया। वो भी स्टोरी जो थी वो एक हद तक चली, लेकिन उसके बाद पता चला कि अथॉरिटीज़, दुबई की अथॉरिटीज़ ने काबू पा लिया इसके ऊपर। फिर कुछ मैंने देखा है ख़िलाफ़ वर्जी करने की जो उनकी सोशल मीडिया पॉलिसीज़ हैं दुबई की, उसके ऊपर बहुत सारे लोगों को डिपोर्ट किया गया है दुबई से। वो भी शायद एक वजह हो सकती है। फिर ये भी वजह हो सकती है कि लोग वर्कर्स जो हैं इसी तरह जाते हैं वहाँ पे, एक मतलब अपने नॉर्मल विजिट वीज़ा के ऊपर वहाँ पे काम करना शुरू कर देते हैं और कैश पेमेंट ले लेते होंगे, वो एक वजह। सो मैं कह रहा हूँ कि ये जो है ना, एक मुल्क का ये फ़ैसला ले लेना कि जी आप अब हमारे मुल्क में नहीं आएंगे, इसके अंदर एक एलिमेंट कभी होता नहीं है। इसके अंदर ना दीगर एलिमेंट्स जो हैं वो कंपाउंड होकर सामने आते हैं। तो उसके अंदर अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानियों ने दुबई जैसे मुल्क का एक मतलब जो चीज़ें वहाँ पे कानूनी तौर पे मना है वो उन्होंने की, उसका एडवांटेज लिया उस चीज़ का। सो उस वजह से अभी तक वीज़ाज़ का जो है एक इशू है। मतलब अगर आप एक इंडिविजुअल, मेल इंडिविजुअल अंडर दी एज ऑफ 40 अप्लाई करें तो मेरी रिपोर्ट के मुताबिक अभी आपका वीज़ा मिलना आपको बहुत मुश्किल है। 20% चांसेस हैं आपके। आप फैमिली के साथ अप्लाई करेंगे आपके 60% चांसेस है, वो भी रिजेक्ट हुए हैं लोगों के। पॉइंट बीइंग कि क्या, अब देखें वो तो एक अलग बात है ना, लोग कहते हैं जी चलो जी अब क्या दुबई जाके करना है, वहाँ पे कारोबार का सिचुएशन का वहाँ से आप छोड़ गए, दुबई खाली हो गया। अभी तो टाइम है दुबई जाने का, अभी तो वो शायद इस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्टेड हों कि लोग आएँ यहाँ पे, टूरिज़म के लिए आएँ और चीज़ों के लिए आएँ। लेकिन अगेन उनकी वीज़ा पॉलिसी तब्दील नहीं हुई उसके अंदर से। सो सारी चीज़ ये सर कि जब भी आप किसी मुल्क के अंदर जाके उनके कवानीन की खिलाफ वर्जी करेंगे तो आपके पासपोर्ट की जो वक़्त है वो भी कम होएगी। बतौर एक मुल्क जो कि डिप्लोमेसी के ऊपर हम कहते हैं जी कि हम आप बहुत काम कर लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे इकनॉमिक सूरत-ए-हाल, जैसे आपने कहा, नौकरी के मौके और दीगर और चीज़ों की गैर मौजूदगी की वजह से लोग इस किस्म के जो हैं चीज़ें करते हैं। लेकिन उसके बाद ये होता है कि इनएडवर्टेंटली वापस आके मुल्क की रेपुटेशन जो है उसको ख़राब किया जाता है। तो इसकी मैं इस तरह से कह रहा हूँ, नज़रसानी जो मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, हुकूमत को इस चीज़ पे करनी चाहिए कि लोगों के साथ थोड़ा मतलब स्टेक होल्डर जो है इसके, मतलब एक तबका ख़ास है जो इस किस्म की जगहों पर जाता है, उनको किसी तरह को प्रोग्राम बनाएं, कुछ चीज़ करें, कुछ स्क्रूटनी बेहतर हो, को उनकी वापसी का चीज़ बनी जाए। क्योंकि इस तरह तो देखिए मुल्क जो है वो फिर इस खत्ते के अंदर बड़े कम रह जाएंगे जहाँ आप जा सकते हैं, क्योंकि सब लोग वहाँ जाकर बसना शुरू कर देंगे, तो ये बड़ा बुरा हो सकता है। देखिए ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जो है ना वो करें आप। अब अगेन देखिए, एक तो बहुत ही गरीब तबका है बहुत ही गरीब तबके को तो हम क्या ही बताएं कि वो क्या करें, उनके पास तो बिल्कुल कोई कैपिटल है ही नहीं, तो वो क्या करें, ना स्किल है ना कैपिटल है। हम जब इन लोगों की बात कर रहे हैं तो ये सारे वो हैं जिन्होंने टिकट खर्ची, जिन्होंने कुछ पैसे एजेंट को दिए होंगे। तो मतलब आप ये इमेजिन कर सकते हो कि कोई छोटा मोटा कैपिटल ज़रूर था जो कि लग गया इस काम। सो इस कैपिटल को यूटिलाइज करते हुए क्या पाकिस्तान में कोई और काम हो सकता था? अच्छा, मेरा ये ख्याल है हो सकता था थ्योरेटिकली,
जब प्रैक्टिकली उन्होंने करने जाना था तो यहाँ पर हर राह में इतनी रुकावटें हैं कि इनको हर किसी ने बताना था कि ये नहीं हो सकता, इसके लिए फलाना एनओसी चाहिए, इसका साइन फलाना शख्स करेगा, इसके लिए तुम फलानी कॉपी नोटरी रिपब्लिक से टेस्ट करा के फलाने दिन जमा करा। सो आपको रेड टेपिज्म ख़त्म करना पड़ेगा ताकि वो लोग जिनके पास कोई छोटा मोटा कैपिटल है वो तो यहाँ पे कुछ कर सके ना, फिर चलें अब जब उसके नीचे के लोग हैं उनका फिर देखते हैं कि क्या करना है। बिल्कुल सर, अगेन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो एक इस वक्त बुनियादी राइट होना चाहिए सब लोगों का, अगर किसी का कैपिटल है और आपको उसको फ़रोग़ देना चाहिए, अगर तो हमने ग्रो करना है। यहाँ पे जाते हैं ब्रेक, क्यों, लेट्स टेक ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर आगे चलते हैं। सर जो गिनेस रिकॉर्ड्स वाले हैं उन्होंने सर पाकिस्तान आने का फ़ैसला किया। सबसे पहले तो उन्होंने जो है रिकॉर्ड तलब किया है, जो हमारा पाकिस्तान किडनी लिवर इंस्टीट्यूट है PKLI, और वो अस्पताल भी सर कंट्रोवर्सी से दूर नहीं है, बड़े मसले मसाइल, लेकिन एक आला दर्जे का अस्पताल जो है वो एक ज़माने में बनाया गया था किडनी लिवर ट्रांसप्लांट के लिए, फिर उसके अंदर और कुछ मसले आ गए थे, लेकिन अब वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन जो उन्होंने अभी काम किया सर उसके ऊपर फिर आप और मैं डिस्कशन जब तक नहीं करेंगे तो फैसला नहीं हो पाएगा कि क्या हुआ। उन्होंने सर 23 घंटे और गालिबन 10 मिनट के अंदर एक ही रोज़ में 10 जो है ट्रांसप्लांट्स जो हैं लिवर ट्रांसप्लांट्स किए हैं, जिसमें से एक ट्रांसप्लांट जो था वो 9 माह के बच्चे का भी था। तो ये एक गिनेस वाले कहते हैं कि ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि किसी एक ही अस्पताल में इस तरह 120 डॉक्टरों का और दीगर स्टाफ का अमला जो था वहाँ पे मौजूद था, जिन्होंने ये 23 घंटे के अंदर 10 ट्रांसप्लांट किए हैं लिवर के। और गिनेस वाले जो हैं वो रिकॉर्ड का ऑडिट करने जो है आ रहे हैं, और उसके बाद अगर तो ये बात फैक्चुअली करेक्ट हुई, जो कि खैर से आई एम श्योर होगी अगर वो कह रहे हैं, तो उनको ये वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया PKLI ने। हाँ जी बिल्कुल यकीनन होगी, और बड़ा अच्छा काम कर रहा है PKLI, और SIUT भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। और ये जो है ना मतलब किडनी ट्रांसप्लांट यहाँ पे बहुत पहले से होता था, लेकिन जाहिर है उसके साथ बहुत चीज़ें और एसोसिएटेड हैं, क्योंकि अगर आपको फैमिली मेम्बर नहीं दे रहा तो फिर जो दे रहा है उसकी फिर स्क्रूटनी और वो सारी चीज़ें जो कि ब्राइटली सो होनी चाहिए। लिवर ट्रांसप्लांट ऑन दी अदर हैंड एक ऐसी चीज़ है कि उसमें वो एक बहुत पीस छोटा लेते हैं जो लगाते हैं, जो देने वाला है उसका भी ग्रो कर जाता है, जो लेने वाला है उसका भी ग्रो कर जाता है। सो ये चीज़ें काश जल्दी आ जाती हैं, लेकिन चलें अब पाकिस्तान में ये सारी सहूलियात मुयस्सर हैं, और ये जो हॉस्पिटल्स का आपने नाम लिया ये बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। आई एम श्योर इनको इसलिए ज़रूरत पड़ी होगी 24 घंटे के अंदर इतना सारा करने की, क्योंकि एक तो पेशेंट्स की कंडीशन भी शायद इस तरह की हो, दूसरी चीज़ ये है कि वो अगर एक सारा अमला इकट्ठा कर लिया गया था जो कि इस सारे काम के लिए दरकार होता है तो उसमें उन्होंने सोचा होगा कि हम जितना ज़्यादा इसमें हम काम कर सकें, प्रोडक्टिविटी दिखा सकें, और उसमें ज़ाहिर है उस तरह की भी चीज़ें होती होंगी कि वो जो एक डॉक्टर है उसने एक प्रोसीजर एक पेशेंट पर करना है, और उसके बाद जो दीगर डॉक्टर्स हैं वो उसका बाकी काम कर सकते हैं, तो ये वाला निकल के दूसरे थिएटर में जा सकता है और अपनी दूसरी जिम्मेदारियाँ सरअंजाम दे सकता है। तो इस तरह से करके ये मुमकिन हुआ होगा। और देखें अब मेडिकल साइंस भी बहुत बदल गई है। पहले हमारे डॉक्टर्स जो थे वो जब मुल्क से बाहर जाते थे बड़ी आसानी से एडजस्ट हो जाते थे वहाँ पर, क्योंकि जब हमारे मेडिकल डॉक्टर्स जो थे ख़ास तौर पे जिन्होंने यहाँ पे हाउस जॉब की हुई थी, उनका एक्सपीरियंस बाहर के डॉक्टर्स से उन्हीं के एज फेलो से ज़्यादा होता था, क्योंकि वहाँ पर बड़ी देर बाद आपको पेशेंट मिलता है, यहाँ पर बड़ी जल्दी और यहाँ पे क्योंकि पेशेंट है बहुत ज़्यादा। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता इसमें तब्दीलियाँ आनी शुरू हो गई, वहाँ पर गैजेट्स ऐसी आनी शुरू हो गई, टेक्नोलॉजी ऐसी आनी शुरू हो गई। अब जब हमारा डॉक्टर यहाँ से वहाँ जाता है तो उसको एडजस्ट होने में टाइम लगता है, क्योंकि उसको उन सारी गैजेट्स से वो नावाकिफ़ होता है। और पहले क्या होता था कि हमारा एक डॉक्टर जो वहाँ जाता था वो बहुत अरसे प्रैक्टिस करने के बाद वापस आ जाता था, क्योंकि उसको होता था कि चले जी अब मैं इधर टैक्स ब्रेक मिल जाती है, आपको पता है, दूसरा ये कि चलो मुल्क की खिदमत, सो ऑन एंड सो फोर्थ, फैमिली। अब ये है कि जो शख्स वहाँ पर है उसके लिए वापस आना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि जब वो जिस किस्म के इक्विपमेंट पर वहाँ वो ट्रेन हो चुका है वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। मतलब मैं नेमली आपको बता दूं कि कुछ प्रोसीजर्स होते हैं जहाँ जिसमें स्टेंटिंग का एक बड़ा सादा सा प्रोसीजर है, लेकिन कुछ केसेस में आपको इम्पाला चाहिए होता है। इम्पाला पाकिस्तान में
नहीं मिलता। इसी तरह मतलब अब बहुत सारी और सर्जरीज ऐसी हैं जिसमें इतनी आसानी पैदा कर दी है बाहर कि मतलब आप अगर कुछ काट रहे हो और उसमें आपको ख़तरा है कि नर्व ना कट जाए, तो उनका इक्विपमेंट ऐसा है जो कि आपको जो है वो बज़र देना शुरू कर देता है, वो नर्व पे जाकर चलना बंद हो जाता है। सो वो इस तरह की आसानियाँ बाहर आ गई हैं, यहाँ पर नहीं आई। यहाँ पर जाहिर है कि एक डॉक्टर जो है, एक हॉस्पिटल का ओनर जो है, वो ये सोचता है कि जी मैं इतनी महंगी मशीन मंगवा रहा हूँ, क्या 2 साल के अंदर इससे पैसे पूरे होंगे, इतना पेशेंट आएगा मेरे पास? क्योंकि अगर 2 साल के अंदर नहीं आएगा, वो गोरा एक और चीज़ ये करता है कि जब एक ही मशीन का नया मॉडल आता है तो हर मशीन के साथ कुछ डिस्पोजेबल्स भी तो यूज़ होते हैं ना, वो डिस्पोजेबल्स पुराने मॉडल के बनाने बंद कर देता है। तो यहाँ पर मतलब पूरी दुनिया में अब जाहिर है एक मेडिकल इसको इंडस्ट्री है ना, उसको इंडस्ट्री के तौर पे यूज़ किया जाता है। तो आप इन्वेस्टमेंट बड़ी करने से पहले ये सोचते हो कि क्या मेरा रिकवरी होगी कि नहीं होगी। तो अगेन जिस तरह दुनिया की हर चीज़ आप जहाँ पर रहते हो उसके मौशी मामलात से जुड़ी हुई है, हेल्थ भी एक ऐसी चीज़ है जो कि मौशी मामलात से जुड़ी हुई है। बिल्कुल सर। और देखें, अनफॉर्चुनेटली मसला ये है कि पाकिस्तान की मेडिकल इक्विपमेंट जो है, और वो अगर कटिंग एज चूँकि नहीं है, मसला यहाँ पे पेशेंट लोड बहुत ज़्यादा है। और देखिए, ये नहीं कोई बात, कोई बहुत परफेक्ट इक्वेशन नहीं है कि जी आप आला दर्जे की इक्विपमेंट जो है लेंगे तो पेशेंट लोड कम हो जाएगा, ये बात नहीं है। असल में हमने बहुत सालों से एक चीज़ तो की नहीं, और वो आप छोड़ दें कि आप ऐसा तबका जो कि प्राइवेट में इलाज नहीं कराता, जो कि पब्लिक में कराते हैं, उनके ये मसले। जो प्राइवेट में इलाज कराते हैं उनका भी ये मसला है कि हमने कभी इस मुल्क के अंदर इस किस्म की मुहिम चलाई ही नहीं कि जी आपको हाफ ईयरली चेकअप जो है, एक नॉर्मल जो बैटरी ऑफ टेस्ट होते हैं जो सबको कराने चाहिए, जिसमें आपका CBC हो गए, RFTs हो गए, LFTs हो गए, लिपिड्स हो गए, सबको जो है डायबिटीज़ के टेस्ट हो गए सारे, वो यहाँ पे लोग जो है तब कराते हैं जब डॉक्टर कहता है करा लें। यहाँ पे जो आपका ईयरली फिजिकल का, हम पहले भी बात कर चुके, यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं, असल में तो पेशेंट लोड उससे कम होएगा। देखिए, अगर आप जो है एक शख्स के ऊपर मैंडेटरी कर दें जी कि आपने साल के अंदर जो है आपने हर 6 महीने बाद या साल में एक दफ़ा लाजमी आपने टेस्ट कराने, और गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट करा आप ये टेस्ट कराएं फलानी लैब में जाके। देखिए, अभी तो हम तकरीबन कोई 10 अरब रुपए या 20 अरब रुपए जो है उसकी हम कॉस्ट कर रहे हैं इनकर फॉर वेरी एक्सट्रीम मेडिकल प्रोसीजर, जिसमें ट्रांसप्लांट्स हैं, जिसके अंदर डायलिसिस है। और लेकिन गवर्नमेंट को एक सब्सिडी ओरिएंटेड काम यहाँ भी करना चाहिए कि जी आप इंकरेज करें लोगों को, तमाम आवाम को, जी कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपके सारे ये टेस्ट होंगे जो आपने हर 6 महीने बाद अपने ID कार्ड पे जाके करा लें। उससे होगा ये कि पहले निशानदेही हो जाएगी चीज़ के ऊपर, और उसके बाद उसकी ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगी। यहाँ पे हमेशा ये होता है कि जब तक स्पेशलिस्ट के पास नहीं जाएंगे, जब तक स्पेशलिस्ट कहेगा नहीं, तब तक हम टेस्ट नहीं कराएंगे। तो ये चीज़, इक्वेशन भी चेंज होनी चाहिए। जी बिल्कुल, वो अंग्रेजी का मुहावरा है, अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9। जी। सो अगेन बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जहाँ पर ये कहा जाएगा, बल्कि ज़्यादातर ऐसे हैं कि जी जो फ्री हेल्थ केयर प्रोवाइड नहीं करते, तो वहाँ पर एक बड़ा स्ट्रॉन्ग इंश्योरेंस कल्चर है। यहाँ पर जो बहुत बड़ा मसला ये है कि यहाँ पर इंश्योरेंस कल्चर भी डेवलप नहीं हो सका, और उसमें भी मैं सरकार को मुर्द इल्ज़ाम ठहराऊंगा। हालांकि इस पे सरकार की कि जी एक प्राइवेट अगर इंश्योरेंस कंपनी है तो आप, अगर वो ऑफ़र कर रही है तो आप जाके करवा लें, हमारा इसमें क्या लेना देना है। देखिए, यहाँ पे मिसट्रस्ट इस तरह का है कि जी मैं अभी इस वक्त बिल्कुल ठीक महसूस कर रहा हूँ। मैंने आज अगर अपना हेल्थ इंश्योरेंस, हेल्थ प्रीमियम पे करना शुरू कर दिया उस दिन के लिए कि जिस दिन मुझे लगेगा कि कुछ मसला है, और बाय द टाइम वो आने में चंद साल लग जाते हैं, तो मेरा प्रीमियम तो जा रहा है ईयरली, और बाय द टाइम वो टाइम आता है तो उस वक्त जब मैं जाऊं तो मुझे अगर आगे से हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी कहे कि आपको हम नहीं केटर कर सकते फॉर वट एवर रीज़न, क्योंकि यहाँ पे ऐसा हो जाता होता है, तो फिर मैं किसके दरवाज़ा जाके खटखटाऊंगा। तो असल बात यह है कि क्योंकि ट्रांसपेरेंसी नहीं है यहाँ पर, कोई भी इदारा, कोई भी महकमा, कोई भी, मतलब आप सरकारी को छोड़ दें, प्राइवेट, मतलब जब आपको ज़रूरत पड़ती है तो वो कोई ना कोई ऐसा क्लॉज निकाल लेते हैं जिससे पता ये लगता है कि आप तो इस काम के लिए एलिजिबल ही नहीं थे। तो जब इस तरह होगा तो फिर लोगों का ट्रस्ट कायम नहीं होगा। जब लोगों का ट्रस्ट कायम नहीं होगा तो मतलब आप गरीब को तो छोड़ देना, यहाँ पे मुझे अमीर बता दें कि कितने % तबका है जो कि हेल्थ प्रीमियम पे करता है इंश्योरेंस का, तो मेरे ख्याल में वो पॉइंट समथिंग % हो सकता है, वो 1% भी नहीं। और वो भी सर वो लोग होंगे जिनकी कंपनी उनको ऑफर कर देती है, कुछ इनफरादी तौर पे कुछ शख्स भागता नहीं फिरता कि जी मुझे अच्छी इंश्योरेंस मिल जाए कंपनी से। बिल्कुल, और वो देखे ना, वो जो कंपनी ऑफर करती है ना, उनको शायद ठीक मिल भी जाती होगी, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी को भी पता
होता है कि इस कंपनी ने एक फौज रखी होगी लॉयर्स की कि अगर हमने कुछ गलत किया तो देयर कमिंग आफ्टर अस। एक इंडिविजुअल जो है वो किसी कंपनी के खिलाफ क्या कर लेगा? बिल्कुल सर। बाकी सर अगेन मेडिकल इश्यूज अपनी जगह बहुत सारे हैं। PKLI को बहरहाल मुबारक को, अच्छा काम कर रहे हैं, अल्लाह करे इसी तरह काम चलता रहे। यहाँ पे जाते हैं ब्रेक के ऊपर, सी यू आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर आगे चलते हैं। सर हम 2 वाक़यात का जिक्र करेंगे आज, दोनों जो हैं वो स्टंट्स हैं, करतब हैं। एक तो ये कि रावलपिंडी के अंदर आपको पता है एक कल्चर है कि मोटरसाइकिल्स जो हैं और बाकी जो दीगर मोटर व्हीकल्स हैं उनके ऊपर लोग जो हैं अपनी दिखाते हैं स्किल सेट्स जो हैं उन्होंने हासिल किए। लेकिन ये जो इस वक्त हमने देख रहे हैं, शायद स्क्रीन पे भी आ रहा होगा कि एक शख्स बाइक चला रहा है और एक खातून जो है वो जो अगले पहिए है उसके मडगार्ड पे बैठी हैं उल्टे होके, मतलब फेस टू फेस बैठे हैं। तो ये क्यों किया, क्या करने की ज़रूरत है, इसके ऊपर तो मेरे ख्याल में कोई 326 कानून होंगे, उनकी खिलाफ वर्जी की गई है। बहुत ही खतरनाक मामला है। उन्होंने खातून ने पहनी भी शलवार कमीज़ है, दुपट्टा भी उड़ा हुआ है। तो अगर वो खुदा ना खास्ता पहिए के अंदर, आप सोच सकते हैं कितना कैटास्ट्रॉफिक एक्सीडेंट जो है वो हो सकता है। लेकिन ऑल इन द नेम ऑफ लाइक्स एंड शेयर्स। एक तो इसके ऊपर बात करते हैं। दूसरा वाक़या DG खान का है, वहाँ पे एक शख्स के ऊपर FIR होगी और वो फिर मेरे ख्याल में अरेस्ट होने के से बचने के लिए वो एक दरख्त जो कि मुझे लग रहा है पाम है, क्योंकि हमारा नेशनल ट्री जो है पाम बन चुका है, तो उसके ऊपर चढ़ गए। उसके बाद पता चला कि पुलिस वाले खड़े हैं वहाँ पे और उसको कह रहे हैं उतर जाओ वरना ये हो जाएगा वो जगह। वो कहता है मैं थल्ले नहीं आना। और लेकिन उसके बाद जो है वो 1122 को बुलाया गया और उन्होंने दरख्त वो काट दिया। तो सर देखिए 2 किस्म के लॉस है और वो शख्स पर नीचे आ गया। आई होप उनको कोई इंजरी ना हुई हो। तो ये सर 2 वाक़ये बड़े इंटरेस्टिंग किस्म के, इनके ऊपर एक करके बात कर लेते हैं। हाँ जी बिल्कुल। एक तो ये है कि देखें आप ज़िंदगी में ना 2 तरह के काम करते हो और ज़ाहिर सारे प्रोडक्टिव नहीं होते। एक आप प्रोडक्टिव किस्म के काम करते हो जो कि आपकी CV में आते हैं ताकि आपको करियर अच्छा कर सकें। दूसरा आप कुछ थ्रिल और इस तरह की चीज़ें करते हो जो आप बाद में अपने पोते पोतियों को बता सको कि जी मैंने ज़िंदगी में ये भी किया था। अच्छा ये वाली जो है ना मडगार्ड पे उल्टा बैठने वाली जो चीज़ है, ये मेरे ख्याल में दोनों में फॉल नहीं करती। आपके CV में तो जाहिर है क्योंकि आपने कह दिया ये गैर कानूनी है। अच्छा पोते पोतियों को भी ना, मतलब आप ये कैसे बताओगे कि वो कहेगा कि अच्छा जी आपने वेट आगे था और आपने व्हीली मारी हुई थी, तो ये तो जो व्हीली मार रहा था उसका स्किल था, आप क्या कर रही थी? मतलब बेसिकली तो ये सिर्फ दोस्ती निभा रही थी। तो अगेन मैं ये नहीं कह रहा कि वो जो बंदा है उसको ये हरकत करनी चाहिए थी। मैं वैसे ही कह रहा हूँ कि आप ज़िंदगी में कुछ भी करते हो तो आप अपना जो है ना वो रिस्क एनालिसिस करते हो ना। तो रिस्क एनालिसिस में जो खातून थी वो कहीं गुना ज़्यादा रिस्क ले रही थी मर्द की निस्बत। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उनको ज़्यादा सोचना चाहिए था। सोचना तो वैसे दोनों को चाहिए था। जहाँ तक पुलिस की बात है, वो साहब जो चढ़ गए दरख्त के ऊपर, अगेन मुझे लगा कि शायद आप कहेंगे कि बड़ी अच्छी चीज़ है, पुलिस अपनी फिटनेस पे काम करेगी। वो मैं कहने लगा था सर, लेकिन उन्होंने काट ही दिया सर। तो नहीं, पुलिस ने वेट किया कि वो आ जाए खुद ही। फिर मेरे ख्याल में जब वो थक गए तो फिर शायद किसी को बुलाया गया कि जी दरख्त को काट दो ताकि वो डर के नीचे आए, जो कि हो गया। अब जाहिर है इसमें मतलब दरख्त का नुकसान हुआ। पाकिस्तान में दरख्त वैसे ही बड़े कम हैं, जो हैं उनको काट दिया जाता है। वैसे तो बहुत मुख्तलिफ रीज़न्स हैं जिनकी वजह से काटा जाता है। ये इसमें उनमें एक नए रीज़न का आज इजाफा हुआ है कि एक हमने मुजरिम को या मुलजिम को पकड़ने के लिए दरख्त काटा है। तो ये मेरे ख्याल में क्योंकि ये एक नई तहरीक आ जाई है तो इसको अप्रिशिएट करने की जरूरत है। सर दूसरा से देखें, वो दरख्त को इतना मतलब उसकी हाइट काफ़ी थी, तो वो जो शख्स है जो इस दरख्त पे चढ़ा उसकी फिटनेस की भी दाद देनी चाहिए कि उसके अंदर वो कैपेसिटी थी कि वो पूरा दरख्त चढ़ गया। देखें, और ज़िंदगी में ऐसा ये होता है कि आपको जो डर है किसी चीज़ से, वो आपके अंदर क्या आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ कितनी इन्हांस कर देता है कि बंदा जो है वो पूरा दरख्त एक्सक्यूज मी, वो पूरा दरख्त जो है वो चढ़ गया। तो ये बात है। दूसरा आपने फिटनेस का जिक्र किया, तो डेफिनेटली उसके अंदर नज़र आ रहा है कि वो जो दोनों पुलिस एहलकार हैं वो दोनों तो नहीं चढ़ सकते थे उस दरख्त को। तो इसके ऊपर भी हम हमेशा से कहते हैं कि पंजाब पुलिस जो हमारी है, हम उसकी बड़ी इज्जत करते हैं और बड़ा शो के ऊपर उनको उनकी जो कोशिशें और काविशें हैं उनको हम सराहते हैं। लेकिन फिटनेस के ऊपर हमेशा से एक मसला रहा है, तो इसको ज़रा इसके ऊपर नज़रसानी करनी चाहिए कि वहाँ पे ना होना चाहिए था कि एक पुलिस अफसर आता, वो अपनी स्लीव्स ऊपर करता और कहता ऐसी की तैसी मैं इसको लेकर आ रहा हूँ। वो 1122 को फ़ोन गया, फिर एक देखिए एक स्टेट मशीनरी इस्तेमाल हुई जिसके अंदर एक खर्चा अखराजात खर्चे हुए। अब 1122 को पंजाब पुलिस ने एक डेट इनकार हो गया कि उन्होंने जी दरख्त काटने की कोई फीस लेनी है उनको। अब वो पैसे जो है वो आपके मेरे हम ही दे रहे हैं ना उस चीज़ के। जी अच्छा, जब पुलिस में मेरे ख्याल में इंडक्शन होती है ना, तो उस वक्त तो एक इस किस्म की चीज़ को मलूज़े खातिर रखा जाता है कि आपकी जो चेस्ट है
वो आपकी वेस्ट से 2 इंच ऊपर होनी चाहिए। लेकिन जाहिर है ये बिल्कुल उसी तरह है कि जब रिश्ता होना होता है तो सब फिजिकल फिटनेस पे काम कर रहे थे, एक दफ़ा जब शादी हो जाती है तो उसके बाद कोई परवाह नहीं करता। तो बाकी सर बड़ी स्ट्रेसफुल जॉब है, ड्यूटी आवर्स लंबे हैं, स्ट्रेस ईटिंग भी हो जाती होगी जिसकी वजह से फिर फिटनेस वैसी नहीं रहती। सर तो स्ट्रेस ईटिंग का तो सर हल है कि एक तो सबसे पहले जो स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट, वर्किंग एनवायरनमेंट दे। लेकिन सर पुलिसिंग कुछ बहुत स्ट्रेसफुल काम है और हम उनकी जो 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 वो जिम्मेदारी है उनकी, उसको जिस तरह वो निभाते हैं वो बड़ा एक मुश्किल काम है, हम इसको मानते हैं इस चीज़ को। लेकिन आप मेरे ख्याल में इसके अंदर कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड्स जो हैं उनको अब रखना चाहिए। मतलब शख्स जो फोर्स के अंदर जो इंडक्ट हुआ है जी 2000 में, अब उसको 26 साल हो गए। अब उस 26 साल के अंदर आप इस चीज़ का देखें कि जी इसकी फिटनेस ख़राब क्यों हुई है। मतलब कितने साल उन्होंने ऑन ड्यूटी पेट्रोलिंग की है, कितने साल डेस्क जॉब की है, उस सारे को एक असेसमेंट होनी चाहिए। यहाँ पे हम पुलिसिंग के ऊपर जो है ना, हम 2-3 चीज़ों में फोकस करते हैं जी के प्रोटोकॉल प्रोवाइड करना है, हमने फलानी जगह पे नाकाबंदी करनी है, थाने के अंदर बैठ के जो है फैसिलिटेट करना है लोगों को, फाइल इधर से उधर करनी है, तबादले होने। मैं कभी सर बड़ी देर हो गई है कि जब आप चेस्ट और वो वेस्ट वाली जो कंपैरिजन उसकी बात करें, इस बात को बड़े साल हो गए हैं, उसके बाद से पुलिस फिटनेस के ऊपर मैंने कभी कोई बात नहीं सुनी वैसे। हाँ जी, वो जाहिर है। अब बात ये है कि पुलिसिंग जो है वो अगेन आपके इवेंट्स जो होते हैं, अब उनमें आपको सिर्फ एक साइज़ का एनओसी नहीं चाहिए, आपको पुलिस का एनओसी भी चाहिए। फिर आपने प्रोटोकॉल की वो सारा मसला, फिर यहाँ पे ड्यूटी आवर्स, क्योंकि बहरहाल अंडर स्टाफ्ड है पुलिस, तो 36 घंटे एक बंदा है वो घर ही नहीं जा रहा। फिर आप ये देखें कि तमाम पुलिस वाले जिस जगह पे डिप्यूटेड होते हैं, जिस शहर में, क्या उनका ताल्लुक उसी शहर से होता है? इन मोस्ट केसेस नो। तो वो मतलब अपने घर पे भी नहीं रह रहे होते, उनके पास एक जो क्लीन खाना है वो भी अवेलेबल नहीं होता। वो बहुत सारे लोग जो हैं वो बाहर के खाने पे इक्तफा कर रहे होते हैं। सो अगेन अच्छा मुझे ये आप बताएं कि ये जो पुलिस आपके थाने हैं, जो आपके बड़े बड़े पुलिस हेडक्वार्टर्स हैं, जो भी फैसिलिटीज़ हैं, इनकी जो रहने की जगह हैं, वहाँ पे आपने कितनों में सुना है कि जिम्स हैं? नहीं है। मतलब आप जब वही बात है कि जो आप तरक्की याफ्ता ममालिक में देखते हो तो पुलिस वालों के पास उनका शूटिंग रेंज उनकी अलहदा होती है, उनके एक्सरसाइज का एरिया अलहदा होता है। तो वो फिर जाहिर है अब आप उनको आप बाहर की फिल्में ड्रामे देखेंगे और उसके बाद इनको कंपेयर करेंगे तो ये कभी भी नहीं पूरा उतर सकते उसमें यार पे। नहीं हो सकते। और देखिए हम इस चीज़ को अगेन मैं रिएटरेट करूँगा, हम समझते हैं जो मुश्किलात हैं, लेकिन देखिए पुलिस जो है ना, सोसाइटी का सर आईना भी होता है कि जिस किस्म की आपकी पुलिस है, जो उनका कल्चर है, जो उनकी स्टैंडिंग है, जो उनकी फिटनेस है, फिर वहाँ देख के ना इंस्पायर भी होती है उससे। तो इस चीज़ को भी ज़रा मद्देनजर रखनी है। बाकी जिस शख्स ने ये बाइक के ऊपर हरकत की है उनके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, और जिस शख्स को दरख्त काट के नीचे ले उसके ऊपर तो कानूनी कार्रवाई होएगी, बल्कि उसके ऊपर तो खासा गुस्सा भी उनको होगा। तो उस बेचारे को मैं कह रहा हूँ उसके ऊपर थोड़ी लीनियंसी शो करनी चाहिए। उसने बड़ी हिम्मत करके दरख्त चढ़ा है, अब आपने काट के उसको नीचे ले, उसके जत को अलग सब, मैं नहीं कह रहा होगा ऐसे, लेकिन पुलिस तपे तो होंगे ना सर, उनको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ी थोड़ी सी। बिल्कुल सर, आई थैंक गॉड फॉर कैमरा। उसकी वजह ये है कि इस तरह के कितने ही वाकयात आज से पहले भी होते होंगे जो रिपोर्ट कभी नहीं हो पाते होंगे। अब हम कैमरे की वजह से, और कैमरे का मतलब ये है कि ज़ाहिर है DSLRs एंड मिररलेस और वो तो बड़े अरसे के हैं, लेकिन उस पर सबकी एक्सेस नहीं ना होती थी। ये जो है ना, इसने सब खोल दिया। बिल्कुल सर। बारह सर वक्त खत्म हो जाता है, अगले हफ्ते आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।